अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जिसमें अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह लिए हों तो आपको पता होगा कि कौन से मेथड लगते हैं। नॉर्थ वेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं, वोगल यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ कि आपने ये मेथड लगाना तो फिर तो आपको लाजमी है कि आप वही मेथड यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाईजान उसने कहा कि एक शॉप है जो कि चाहती है कि चार डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मशीन है जिसको वो पांच टास्क को असाइन करना चाहती है। पांच डिफरेंट टाइप्स के टास्क हैं उनको असाइन करना चाहती है। तो द नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल इन द फोर कैटेगरीज, उसने कहा दिया कि नंबर ऑफ मशीन जो चार कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल है वो है 25। टोटल 25 अवेलेबल है। कैटेगरी वन के अंदर, टू के अंदर 30 है, थ्री के अंदर 20 है एंड फोर के अंदर 30 है। इसी तरीके से द नंबर ऑफ जॉब्स इन द फाइव टास्क, यानी कि पांच टास्क हैं उनके अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो कितनी है, 30, 10, 20, 25, 20 रिस्पेक्टिवली। उसने अब यहाँ पे देखें तो आपके पास कंडीशन उसने शो कर दी है कि विजन मशीन कैटेगरी फोर की जो मशीन्स है ना वो कैन नॉट बी असाइन टू टास्क टाइप फोर, यानी कि टाइप फोर का जो टास्क है उसको कैटेगरी फोर की कोई भी मशीन असाइन नहीं करनी। तो इस स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को आपने लाजमी अपने जहन में रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के पास पेपर्स वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, क्योंकि ये देखें कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स वगैरह कराए थे उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर कंडीशन दी हो। हमें इसके अंदर कंडीशन दी हुई है कि मशीन कैटेगरी फोर की जो मशीन है ना उसमें से कोई भी मशीन आपको टास्क, यानी कि टाइप फोर का जो टास्क है उसमें नहीं असाइन करनी। ठीक है। आगे उसने बता दिया कि टेबल गिवन बिलो जो भी है वो है यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट की उसने कॉस्ट बताई है डॉलर्स के अंदर, यानी कि ये जो $10 बता रहा है ये $10 एक यूनिट की कॉस्ट है of assigning machine category to a task type. The objective of the problem is to determine the optimum number of machines in each category to be assigned to each task type. उसने कहा solve the problem and interpret the solution and use a Excel solver to confirm your solution। ठीक है। ये एक्सेल सॉल्वर वाला तो खैर मैं नहीं करा रहा, लेकिन आपको शो करा दूंगा कि इस एक्सेल सॉल्वर से आंसर क्या आया, तो आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो भाईजान अब आप देखें, आपको ये दिया हुआ तो भाईजान सबसे पहले तो ये कि काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये इस क्वेश्चन में करना क्या है। लाइक इस क्वेश्चन में मेथड कौन सा लगाना है। वो वोगल वगैरह का तो छोड़ो, उनको ये नहीं पता चलेगा कि भाईजान ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पता चलेगा। अब आप ये देखें तो यहाँ पे ये टेबल आपको दिया हो कॉस्ट वाला। ठीक है। मशीन उसने यहाँ पे दे दी है रो वाइज, और टास्क उसने दे दिया है कॉलम वाइज। अब आप देखेंगे भाईजान और उसने हमें सप्लाई और डिमांड्स बता दी गई हैं। तो सप्लाई और डिमांड्स वगैरह का जिक्र किस में होता था, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता था। तो वही है। अब आप उसने ये बता दिया, उसने यहाँ पे सप्लाई नहीं लिखी और यहाँ पे डिमांड नहीं लिखी, उसने ये रिटर्न फॉर्म में आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बता दिए हैं। तो ये आपकी ये जो है फोर कैटेगरीज, ये आपकी सप्लाई हैं, ये जो है सप्लाई है। और ये जो टास्क के रिलेटेड उसने बताया कि इतनी जॉब्स हैं पर टास्क के अंदर, तो वो आपके पास डिमांड है। ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन करते हैं। इसको ना करें सोल्यूशन यहाँ पे, ये रहा, ये रहा। ठीक है। तो सिंपल आपने एज इट इज़ आपने नोट डाउन कर लिया कॉस्ट। ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में लिखा ना, ये कॉस्ट है, 10 कॉस्ट है। लाइक उसने यहाँ पे 10 बताया हुआ था ना, ये कॉस्ट हमने इस तरह लिखे हैं 10। ठीक है। अगर जिन्होंने ये वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो बेहतर है कि वो ये इसके वीडियोस वगैरह देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके, क्योंकि मैंने इधर डायरेक्ट सारे स्टेप्स किए हुए हैं। तो मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा फिर भी, लेकिन बेहतर है कि आप वीडियोस वगैरह देखें जिसमें आती है नॉर्थ वेस्ट वाली है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, वोगल मेथड है, तो उसकी वर्किंग है। तो वो आप ये तीन चार वीडियोस हैं आप देखें तो बेहतर होगा। तो भाईजान क्या करना है, आपने नोट डाउन कर लेना है। मैंने आपको कहा था कि जो टास्क के साथ आपको उसने बताया हुआ है कि ये जो 30, 10, 20, 25, 20 है, तो ये आपने, ये आपकी है डिमांड्स, तो आपने उसको एज इट इज़ नोट डाउन करिए। इसी तरीके से सप्लाई आपने नोट डाउन करिए। सबसे पहला स्टेप होता है, आपने देखना है कि भाईजान क्वेश्चन जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो बैलेंस भी है या नहीं। वो किस तरीके से चेक करते हैं, इस इनका सम करते हैं तो ये 105 आ रहा है, इसका सम करेंगे तो वो भी 105 आना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करते हैं, तो वो उसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर अपलोड किया हुआ अनबैलेंस प्रॉब्लम के नाम से।
तो वो लाजमी आप देख के आए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के नाम से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर अनबैलेंस होता है, यानी कि अगर यहाँ पे सम करते तो 100 आता, यहाँ पे सम करते तो 105 आता, तो ये अनबैलेंस में आता, तो उस तरह के केस को किस तरीके से डील करते, तो वो वीडियो लाजमी देखेंगे आप। तो भाईजान ये बैलेंस्ड है, ठीक है, पहला क्लियर हो गया बैलेंस्ड है। अब आपने क्या करना है कि अब आपको उसने कहा तो है नहीं कि आप लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करें या गूगल से करें या आप नॉर्थ वेस्ट लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने सबसे पहले लगाया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किस तरीके से लगाते थे, नॉर्थ वेस्ट अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी आप देखें, क्योंकि मैं इधर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट फिर भी आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा समझा दूँ। लाइक नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है कि सबसे ये देखें आपने डायरेक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नॉर्थ होता है टॉप और वेस्ट होता है लेफ्ट। तो आप इन अदर वर्ड्स आप याद रखेंगे लेफ्ट टॉप। तो आप ये तो इनिशियली सारे एम्प्टी होंगे ना सेल्स, इसलिए मैं कह रहा था कि वो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर करवाया हुआ है। तो इसके अंदर तो मैंने फिल किया हुआ ना सारा कुछ। तो उसमें इनिशियली तो ये सारे सेल्स होंगे एम्प्टी, तो आपने लेफ्ट मोस्ट लेना, तो ये बनेगा 25। ये क्या है कि इसकी क्या है डिमांड है इसकी 30, और ये सप्लाई कितनी ले सकता, सप्लाई इसके पास कितनी है 25। तो मैंने कहा था इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इस सेल में आ जाएगी, और उन दोनों का हम माइनस कर देंगे। तो 25 इसमें से माइनस किया, 25 मिनिमम मिनिमम था तो वो यहाँ पे आ गया, 25 यहाँ से माइनस हुआ, जीरो रह गया, यहाँ पे माइनस हुआ तो 5 रह गया। तो मैंने कहा था कि जिस रो या कॉलम के अंदर जीरो आ जाए, लाइक अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो उसके अंदर सारे हमने एम्प्टी जो सेल होंगे उनको क्रॉस कर देना। तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिए, फिर हमारे पास इतना रह जाएगा, ये जो एरिया रह गया, तो इसमें से लेफ्ट टॉप कौन सा बना, ये बना। इसके पास क्या होगा कि डिमांड यहाँ पे होगी 5 और इसके पास सप्लाई होगी 30। तो 5 इसको हम दोनों में से मिनिमम क्या 5 आ गया, 5 से मैंने क्या 0 आ गया, तो इधर कॉलम में बन गया 0। तो जो एम्प्टी सेल्स हैं उनके अंदर हमने क्रॉस लगा दिया, और यहाँ से भी 5 माइनस किया तो 25 रह गया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप वो लेक्चर्स लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर ये मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप किया हुआ अलग करके, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसमें फिर आपके पास एरिया क्या बचा है, आपके पास ये एरिया बचा है। जब आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे आ गए, यहाँ पे फिल किया, तो आपके पास ये यहाँ पे 10 ये सारा क्रॉस हो गया, फिर आप यहाँ पे आ गए, देन आप यहाँ पे आ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आएंगे तो आपके पास ये था कि आपके पास क्या था, डिमांड 25 है लेकिन सप्लाई 0 थी, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब जब आप यहाँ पे आके फिल करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वही है, डिमांड 20 है लेकिन सप्लाई 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास लेफ्ट टॉप क्या आएगा, ये आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें ना, तो एक कंडीशन मैंने आपको कहा था, कंडीशन याद रखनी है कि उसने कहा था कैटेगरी 4 की जो मशीन है वो कोई भी कैन नॉट बी असाइन टू टास्क टाइप 4। ठीक है, अब ये देखें तो ये टास्क टाइप 4 है और ये मशीन कैटेगरी 4 की मशीन है। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हमने असाइन कर दी, इसका मतलब हमने कंडीशन को ही नहीं फुलफिल किया, कंडीशन को इग्नोर कर दिया, और इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी उसने फॉरबिडन दी हुई है। यहाँ पे देखें उसने कॉस्ट भी नहीं दी हुई थी। तो ये नहीं है कि आपने कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई जब कॉस्ट नहीं दी हुई तो हम यहाँ पे जीरो अज्यूम कर लेते हैं। जीरो अज्यूम नहीं करना, क्योंकि ये मसला आ जाएगा। जब आप लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाएंगे ना, तो यहाँ पे मसला आ जाएगा कि आप फिर जीरो ही सिलेक्ट करेंगे, जारी बात है, और वो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी। यहाँ पे आप ले सकते हैं भाईजान इन्फिनिटी ले लें, प्लस इन्फिनिटी ले लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट है ना, तो ये सारी कॉस्ट है, कॉस्ट का हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना होता है। तो ये मिनिमाइजेशन का केस है, ठीक है, यहाँ से पता लग गया। कुछ बच्चों को ये नहीं पता लगता कि भाईजान ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का था या मिनिमाइजेशन का था, क्योंकि आगे जाके ये सारा कुछ यूज होना होता है। तो आपको स्टेटमेंट देख के पता लग जाना चाहिए भाईजान कॉस्ट है, जब भी कॉस्ट का जिक्र आ जाए इसका मतलब ये है कि वो मिनिमाइजेशन का केस है। कॉस्ट हमेशा हम मिनिमम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो मैंने नॉर्थ वेस्ट लगाया था वो तो हो गया भाईजान फेल। ठीक है, मैंने यही चीज़ लिखी बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट मेथड। तो ये जो है अगर इस तरह हम असाइन करते तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती, कि जिसमें था कि कैटेगरी 4 की कोई भी मशीन टाइप टास्क 4 के असाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी मीट नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। हमने क्या किया कि अब मैंने यूज़ किया लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होता था कि पूरे टेबल एम्प्टी होगा, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हमने लेना, सबसे पहले वो सेल फिल करना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये वाला सेल लिया, 2 थी ना कॉस्ट, तो मैंने यहाँ पे भी 2 आ रही थी लेकिन मैंने ये वाला सेल लिया, टाइप टास्क 4 है। इसको मैंने मतलब कि यहाँ इसको जब मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो इसकी क्या डिमांड, इसकी 25 है, सप्लाई इसके बाद 30, तो 25 मिनिमम था, यहाँ पे आ गया। 0 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 रह गया, तो ये कॉलम में 0 बन गया, तो यहाँ पे बाकी एम्प्टी सेल्स के अंदर मैंने क्रॉस कर दी, ठीक है।
अब यहाँ से ये क्या होगा कि अब ये हमारी जो कंडीशन थी ना कि टाइप 4 के अंदर असाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैटेगरी 4 के अंदर कोई भी मशीन टाइप 4 के टास्क को असाइन नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा मीट करके, वो कंडीशन मीट करके, हमारा पहला मकसद ही यही था कि भैया ये कंडीशन मीट कर जाए। क्रॉस लग गया, इसका मतलब है कि अब कभी भी इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन फुलफिल कर दी हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा के। अब हम बाकी सारे लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा के हम फिल कर लेंगे। अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से लगाते हैं, वो लाजमी लीस्ट कॉस्ट मेथड वाली वीडियो देखे, वो छोटी सी वीडियो है, 10-12 मिनट की होगी हार्डली, तो वो देखा है तो उसको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा के इसको फिल कर लिया। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जिक्र किया कि मिनिमाइजेशन का क्यों है, क्योंकि हमने असाइन करनी है मशीन फ्रॉम ईच कैटेगरी टू ईच टाइप टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट है तो उसको हम मिनिमम कहते हैं, तो इसलिए जाहिर बात है कि वो मिनिमाइजेशन का केस होता है। ठीक है, आगे हमने क्या करना था, यूजिंग ऑफ मेथड ऑफ मल्टीप्लाइज लगा के हमने वैल्यूज को कंप्यूट करना होता था। ये इसका लेक्चर मैंने अलग से एक बनाया हुआ था वर्किंग के नाम से, वर्किंग ऑफ वोगल मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड, और अपना नॉर्थ वेस्ट मेथड, इसका ना मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है इसलिए वर्किंग का। वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी, क्योंकि वो उधर मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ है। इधर तो ज़ाहिर बात है मैंने फिल की हुई है वैल्यूज़ वगैरह, उसमें स्टेप बाय स्टेप करके मैंने साफ़ सुथरा करके दिखाया हुआ है। इसमें भी साफ़ सुथरा ही है खैर, लेकिन ये है कि वैल्यूज़ मैंने पहले से ना सारी कंप्यूटेशन करके रखी ताकि टाइम कम लगे। तो भाईजान वही है, मेथड ऑफ मल्टीप्लाइज क्या होते थे, हमने रोज में U1 U2 U3 U4 लेट कर लिया, इसी तरीके से कॉलम्स में हमने V1 से लेकर V5 तक लेट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज को कंप्यूट करना था। क्या होता था भाईजान, हमने सिर्फ और सिर्फ ओनली बेसिक वेरिएबल्स ले लिए होते थे। बेसिक वेरिएबल वाले कौन से, वो किस तरह पता चलेगा, मैंने ना जरा हाईलाइट किया। जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल थे ना, उनके मैंने मार्कर से लिखा है, और जो बेसिक वेरिएबल्स वाले थे उनको मैंने बॉल पेन से लिखा है। तो यहाँ से पता लगा ये 10 बेसिक वेरिएबल, ये 15 है, इसे 25। तो हमने बेसिक वेरिएबल वाले सेल लेने होते, लाइक यानी कि ये सेल है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या U1 प्लस V2 इक्वल टू होगा ये कॉस्ट के। तो ये लिखा U1 प्लस V2 इक्वल टू कॉस्ट। इसी तरीके से एक और सेल देख रहे थे, ये है जो कि U1 प्लस V3 इक्वल टू 3 लिख दिया। यहाँ पे ये देख रहे हैं U3 प्लस V1 इज इक्वल 15 वाला कौन सा, U3 प्लस V1। ये देखें, ये था ना बेसिक वेरिएबल, इसके करस्पॉन्डिंग U3 था और कॉलम में V1 था। U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 15। तो ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ U1 प्लस VJ इज इक्वल सी आई जे। ये सी आई जे क्या होती है, उस सेल की कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होती है, कोरस्पॉन्डिंग सेल की कॉस्ट है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। हमने इनिशियली क्या करते थे, जीरो U1 को हम जीरो लेट करते हैं। U1 को जब हम जीरो लेट करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो V2 V3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह U1 V2 V3 की वैल्यू आ गई, इस तरह हम साइमल्टेनियसली पुट कर ही जाएंगे तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, ये आप देख भी सकते हैं, सारे मैंने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है भाईजान, अब आपने करना है कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो सैलरी, यानी कि ये जो मार्कर वाले हैं ना, ये एम्प्टी होंगे इनिशियली। क्यों, इसलिए मैं कह रहा था कि आप वो लेक्चर देखें तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ है। अब ये है कि इसमें मैंने वैल्यूज वगैरह पुट किए हैं, तो बस मसला ये है। ठीक है, अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है, वो किस तरीके से करते हैं, उसका मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, U ऑफ I प्लस VJ माइनस CIJ। मतलब ये कि ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू किस तरह कंप्यूट होगी, U1 प्लस V1 0 प्लस 10 माइनस कर देना ये जो कॉस्ट है 10, तो यहाँ पे 0 आ गया। इस तरीके से एक और मैं ये कंप्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे U2 प्लस V3 यानी कि 6 प्लस 3 9 9 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से एक और वैल्यू मैं करके दिखा देता हूँ। ये 12 देख लें तो U3 V5 5 प्लस 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 3 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 12, तो यहाँ पे माइनस 12 आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज फिल कर देनी। अब आप भी कहेंगे कि ये सर क्यों नहीं फिल किया भाईजान, आपको वो कंडीशन याद रखनी है कि भाईजान क्या था कि कैटेगरी 4 टाइप के कैटेगरी 4 में से कोई भी मशीन टाइप 4 टास्क को असाइन नहीं होगी, तो इसलिए ये हमेशा सेल एम्प्टी, ये आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया। ये कंडीशन को आपने हमेशा याद रखना है जेल में, और इसके लिए इसी वजह से ये सेल, अगर यहाँ पे आपने कोई वैल्यू लिख दी इसका मतलब कि वो तो ये आ गया भाईजान कि अपना क्या आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी है किसी किस्म की। खैर वो नॉन बेसिक होगा, जब आप नॉन बेसिक की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो सकता है कि वो किसी आइट्रेशन के अंदर एंटर कर, जब बेसिक वेरिएबल बन जाए तो बेसिक बन गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने तो कैटेगरी 4 में से कोई भी मशीन, यानी कि इतनी मशीन आपने टाइप 4 के टास्क को असाइन कर दी, तो वो फिर आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए आपने इसको एम्प्टी ही छोड़ देना है, इसको इग्नोर ही कर देना। ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, वही जब आपने कर लिया तो आपके पास क्या मिनिमाइजेशन का केस है, मैंने कहा था मिनिमाइजेशन आगे यूज होगा। मिनिमाइजेशन के केस में क्या होता है कि जब नॉन बेसिक वेरिएबल, इसकी ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है कि नॉन बेसिक वेरिएबल की जब वैल्यूज आप कंप्यूट करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव या जीरो हो। अगर नेगेटिव वैल्यूज या जीरो होंगी तो फिर हम कहेंगे ऑप्टिमल है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब ऑप्टिमल नहीं है, तो उसमें से मैक्सिमम ऑप्टिमल मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमारी सिलेक्ट होगी। हम एज अ एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल आपको पता है किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इसके अंदर क्लोज लूप बना के हम डिसाइड करते हैं। तो वही किया मैक्सिमम, ये देखें ये भी नेगेटिव ये भी है, कोई मसला नहीं। ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, खैर ये पॉजिटिव वैल्यू, ये तीनों मसला कर रही है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें मैक्सिमम क्या है 11 11। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये भी कर सकते, मैंने खैर ये सिलेक्ट किया क्योंकि और क्योंकि मैंने क्लोज लूप बनाना था। और वो क्लोज लूप की कंडीशन क्या होती है कि भाईजान आपका एंडिंग यानी कि टेल और हेड आपका बेसिक वेरिएबल के कॉलम में सेल में लाई करना चाहिए, सिवाय उस सेल के जहां से आप स्टार्ट करें, ठीक होगा। अब बच्चे यहाँ पे बेहतर है कि भाईजान आप यहाँ पे थीटा लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक करते हैं ना, जो मेरे से भी अभी करते हुए गलती हुई थी, वो ये था कि भाईजान 11 नॉन बेसिक वेरिएबल थी। जब आप थीटा की वैल्यू कंप्यूट करके इसके अंदर पुट करते हैं तो मैंने गलती से ना 11 के अंदर प्लस कर दी। 11 के अंदर प्लस नहीं करते हुए यहाँ पे आएगा नॉन, यानी कि इन अदर वर्ड्स आपने याद रखना कि नॉन बेसिक सेल के अंदर जो वैल्यूज होगी ना उसके अंदर आपने नहीं ऐड करना। जो बेसिक वेरिएबल लाइक ये बेसिक वेरिएबल था ना, इसके में से देखें आपने थीटा माइनस कर दिया, इसमें से आपने प्लस कर दिया, 15 के अंदर प्लस कर रहे हैं। तो ये मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने नॉन बेसिक सेल के अंदर भी वैल्यू 11 लिखी थी, इसके अंदर मैंने प्लस कर दिया थीटा। इसके अंदर जो नॉन बेसिक होते हैं ना उनके अंदर आपने प्लस नहीं करना था, उनके अंदर आपने जीरो कंसीडर करनी होती है एक किस्म की वैल्यू, ठीक है। आपने जहां से स्टार्ट होना वहां पे प्लस मार्क करना है। देन आप यहाँ से मैंने आपको कहा था कि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, डायगोनली नहीं जा सकते। तो वर्टिकल आपने ऐसे जाना कि भजन आपका हेड बेसिक वेरिएबल के सेल में ला करे। तो बेसिक वेरिएबल ये तो मैंने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन आएगा, माइनस का आ गया। यहाँ से अब मैंने क्या कहा हॉरिजॉन्टली जा सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल गया तो यहाँ पे आगे देखा 15 आ गया। यहाँ पे मैं लाए क्या गया, मैं यहाँ पे भी रुक सकता, यहाँ पे रुकता तो मैं क्या करता, यहाँ से मैं वर्टिकल तो जा ही नहीं सकता था, जा भी सकता था सॉरी, जा सकता था लाइक मैं 5 से 15 जाता, ये बेसिक वेरिएबल। लेकिन यहाँ से मेरे पास दो ही चॉइस होती है, या तो मैं वर्टिकल जाऊँ या तो हॉरिजॉन्टल जाऊँ। तो हॉरिजॉन्टल जाता तो मेरे पास यहाँ पे कोई बेसिक वेरिएबल नहीं आ रहा था दोनों साइड पे, तो वो मसला बन जाना था। इसलिए हमने वो वाले सेल ही नहीं कंप्लीट करने होते, सेल ही नहीं लेने होते जिन पे हम जाके ब्लॉक हो जाए, ठीक है। ये आपने खुद देख लेना होता है। यहाँ भी गया, यहाँ से देखा यहाँ पे आ गया मैं बेसिक वेरिएबल, यहाँ से मैं डायरेक्ट वापस पहुंच गया, ये मेरा क्लोज लूप बन गया। तो मैंने इंटरनेट साइन भी लगाया, मैंने देखें ये बेसिक वेरिएबल के अंदर हमने उस वैल्यू में से प्लस या माइनस करना होता है नॉन बेसिक को छोड़ के, ठीक है। हमारा क्या था एंट्रिंग वेरिएबल, क्या था हमारा ये वाला था, ये वाला एंट्रिंग वेरिएबल था। अब लिविंग वेरिएबल क्या होगा, हमने क्या करना वो किस बेस पर डिसाइड होता है। आपने देखना कि बेसिक वेरिएबल जहाँ पे नेगेटिव साइन हमने मार्क लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, इन दोनों में से जो वैल्यू है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, जो दोनों दोनों में से जो मिनिमम होगी वो थीटा की वैल्यू होगी। तो 5 मिनिमम है तो थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे 5 लेंगे। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि 5 ले लिया हमने। तो जब क्या किया कि जहाँ पे प्लस लगा हुआ है उसके अंदर हमने कर दिया, यानी कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे ये देखेंगे, मैं यही बताना चाह रहा हूँ 11 के अंदर नहीं ऐड करना है, इसके अंदर जो नॉन बेसिक वेरिएबल सेल है ना उसके अंदर ये देखें 11 लिखा है, इसके अंदर नहीं आपने ऐड कर देना है 5, आपने बस 5 लिखना है यहाँ पे, यानी कि आपने सपोज करना 0 है। अब यहाँ पे देखिए 10 है, ये बेसिक वेरिएबल है का सेल है, तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या कर रहा है कि जो हमने दोनों में से जो मिनिमम लिया ना, तो वो 5 था। वो 5 का जो सेल होता है ना वो हमारा होता है लिविंग वेरिएबल, और लिविंग वेरिएबल के अंदर हम 0 आता है लेकिन हमने उसको लिखना नहीं होता, ठीक है। वही हमने किया कि यहाँ पे 0 आ रहा था, हमने उसको लिखा नहीं, देख भी सकते हैं आप 5 माइनस 5 होना था जो कि 0 बनना था, यहाँ पे 0 आता लेकिन हमने नहीं लिखा, ठीक हो गया। ये आपने क्लियर रखना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप लाजमी वो वाली मेरी वर्किंग वाली वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। फिर वही हम रिपीट करते रहेंगे बार बार। वही क्लोज लूप बनाया हमने, इसी तरीके से हमने प्लस वगैरह साइन वगैरह लगा लिया। तो आपने जब देखें, जब ये कंपटीशन हो जाएगी उसके बाद देखेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल में सारे नेगेटिव वैल्यूज आ गए और 0 आ गए। तो अब हमारे पास क्या है कि मिनिमाइजेशन के केस में तब हमने रुकना जब नॉन बेसिक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए। तो ये नेगेटिव और 0 है तो इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल है। आपने क्या करना है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया लाइक। अब इसमें बेसिक वेरिएबल आपने लेना है, इसका क्या मतलब है कि भाईजान कैटेगरी 2 की जो मशीन्स है ना वो
टाइप 1 के टास्क में गई हैं, जॉब्स के लिए गई हैं, कितनी गई हैं? 25 गई हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या निकालना है? कॉस्ट भी तो निकालनी है, वो कितनी बराबर होती है, यानी कि बेसिक वेरिएबल को आपने लेना बस, नॉन बेसिक को छोड़ देना। 25 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। इसलिए 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, इन सबको आपने ऐड करी जाना। वही किया मैंने यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 25 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, 25 मल्टीप्लाई 5 किस, 25 मल्टीप्लाई 5 ये है। इस तरीके से अगर आप देखें 20 मल्टीप्लाई 7 आएगा, तो वही ये देखें 20 मल्टीप्लाई 7 किया, तो इस तरीके से आपने इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आई? 665, यानी कि $665 आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये ऑप्टिमल है। अब इसी चीज़ को वेरीफाई मैंने किया यहाँ पे एक्सेल सॉल्वर पे करके, तो ये यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट्स वगैरह लिखे हैं, तो इसका जब सोल्यूशन आया हुआ है $665। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो गया कि मैंने आपको एक्सेल सॉल्वर से करके दिया। इसके पीछे मैंने एक्सेल सॉल्वर के रिलेटेड वैसे वीडियो अपलोड तो की हुई थी, लेकिन ये वाली वर्किंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको साथ शेयर किया है कि आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम चैप्टर 4 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वो लाजमी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आते किस तरीके से, पूछे किस तरीके से जा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।